हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द अर्निंग पर शेयर एंड डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। राइट डाउन द प्रोविजन फॉर रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या है, उसका डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या है, और इनके प्रोविजन लिखने हैं किसके, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड। ठीक है, चलो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मीनिंग में क्या लिखा है अर्निंग पर शेयर के। अर्निंग पर शेयर मीन्स द प्रॉफिट अर्नड बाय द ईच इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। ये बोलते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या करता है ना, वो कैलकुलेट करता है कि भाई एक इक्विटी शेयर के ऊपर अलग अलग, मतलब एक इक्विटी शेयर के ऊपर कितना हाँ प्रॉफिट अर्नड हो जाता है कंपनी की। ठीक है, इट शो हाउ मच प्रॉफिट बिलोंग टू ईच शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये क्या शो करता है कि भाई कितना प्रॉफिट एक शेयर होल्डर को बिलोंग करता है आफ्टर पेइंग द एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये इतना बोलना चाह रहा है कि जो अर्निंग पर शेयर है ना, वो ये बताती है कि एक इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट किसको होता है, शेयर होल्डर को होता है, आफ्टर पेइंग द जितने भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, टैक्सेस, सारे एक्सपेंसेस कट होने के बाद ही। ठीक है, अब देखो आपको भी पता है कोई चीज होगी तो उसमें से अगर कोई किसी चीज की प्राइस जितनी है सेलिंग, अगर उसमें से आप कॉस्ट को कम करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा ना। अगर आप जितने की कॉस्ट है उतने में ही सेलिंग प्राइस करोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। तो वही चीज बोलना चाह रहा है कि आफ्टर पेइंग द एक्सपेंस, इंटरेस्ट, टैक्सेस, कोई भी उसमें आपने शेयर के ऊपर टैक्स पे किया, इंटरेस्ट पे किया, उसको एक्सक्लूड करके, मतलब उसको निकाल के। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है। बेसिक ईपीएस का प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अ पर शेयर बेसिस। अब ये क्या बोलता है कि भाई ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ठीक है, अब देखो आप ये सोचोगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता लग रही है, जबकि हम तो ये निकालने की शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखो अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रही है तो कंपनी पागल तो नहीं है ना, कि मतलब कंपनी बेवकूफ तो नहीं है, कंपनी समझदार है। तो आफ्टर सी बात है, अगर कंपनी को घाटा होगा तो वो पागल थोड़ी ना बेटी कि आपको प्रॉफिट देती रहेगी, आपको मतलब पैसे देती रहेगी, नहीं। आफ्टर सी बात है, अगर कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है शेयर के ऊपर, इक्विटी शेयर के ऊपर, तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तभी वो आपको प्रॉफिट दे रही है। अगर उसको घाटा होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। तो आफ्टर सी बात है, ये यहीं से इंडायरेक्टली पता लग रहा है कि अगर शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल रहा है तो आफ्टर सी बात है कि कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अगर शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उसका जो शेयर प्राइस है वो गिर रहा है, उसकी मार्केट प्राइस गिर रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी घाटे में जा रही है। ठीक है, हम बोलते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट करो तो प्राइस, शेयर का प्राइस बढ़ता है, शेयर का प्राइस घटता है। वो कैसे बढ़ता है, शेयर का प्राइस तब बढ़ेगा जब बढ़ेगा तो मतलब कंपनी को प्रॉफिट होता जाएगा, अगर घटने लग जाएगा तो मतलब आप आफ्टर से बातें, शेयर होल्डर को भी घाटा होगा और कंपनी को भी घाटा ही होगा। ठीक है, आगे देखो, अब आगे मीनिंग किसका है, डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का। इसमें क्या बोलता है कि डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर शो द लोएस्ट पॉसिबल ईपीएस अज्यूमिंग ऑल द पोटेंशियल शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। देखो जो डिल्यूटेड ईपीएस अर्निंग शेयर भी है ना, वो भी क्या करता है, वो भी अर्निंग पर शेयर ही बताता है कि कितना प्रॉफिट एक शेयर होल्डर को होता है। पर ये क्या बताता है ना, कि जो नॉर्मल ईपीएस अर्निंग शेयर था ना, जो हमने ऊपर पढ़ा था बेसिक वाला, वो सिर्फ इतना बताता था कि आज के टाइम पे, मतलब जो आपके हाथ में प्रेजेंट में जितने शेयर्स है ना, उसको लेता था सिर्फ काउंटिंग के लिए। लेकिन जो डिल्यूटेड ईपीएस अर्निंग पर शेयर है ना, वो क्या करता है, फ्यूचर में भी लेने वाले, मतलब ऑल पोटेंशियल शेयर्स, यहाँ लिखा है ना, अज्यूमिंग ऑल पोटेंशियल शेयर्स आर कन्वर्टेड। ठीक है, ऑल पोटेंशियल शेयर, ऑल पोटेंशियल शेयर्स क्या होते हैं कि वो शेयर्स जो कि फ्यूचर में उनके पास चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर में। ठीक है, तो ये उन शेयर्स को भी इंक्लूड कर लेता है, मतलब कि फ्यूचर को भी ध्यान में रख के वो कैलकुलेशन करता है। ठीक है, दिस पोटेंशियल शेयर रिड्यूस ईपीएस एंड इंक्लूड। अब देखो इनमें से ये कौन से पोटेंशियल शेयर होते हैं, ये देखो, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वारंट, ये जो वारंटी, ये सब जो है, ये सब कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, अर्निंग इक्विटी, सॉरी इक्विटी, इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, ये सब किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये इनको भी इंक्लूड करती है। और जो डिल्यूटेड ईपीएस है वो हमेशा लोएस्ट पॉसिबल ईपीएस बताती है। देखो ये क्यों लोएस्ट बताती है, देखो ये फ्यूचर को भी कंसर्न में रख रही है। ठीक है, जो नॉर्मल, जो ये जो नॉर्मल ऊपर बेसिक वाली थी ना, ये वाली, ये आपको हाई बताती थी, क्यों, क्योंकि देखो ये प्रेजेंट का देखती थी, ये प्रेजेंट की कैलकुलेशन करती थी। ठीक है, लेकिन जो डिल्यूटेड है फ्यूचर को देख के चलती है। देखो फ्यूचर किसी को नहीं पता, फ्यूचर अनसर्टन है, तो ये क्या करेगी, ये सिर्फ फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं देखेगी, ये घाटे को भी लेके चलेगी। जैसे आप सब एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अगर अज्यूम कर लो कि आप एक एग्जाम दे रहे हो, आपने 2 एग्जाम दिए। ठीक है, एक एग्जाम आपके हाथ में है जिसका मैम ने चेक करके नंबर दे दिए, तो आपने क्या किया, आपको नंबर मिल चुके हैं, आपने उन नंबर को जोड़ा और देखा कि भाई नंबर तो सही है। तो ये क्या हुआ कि भाई ये आपकी बेसिक ईपी अर्निंग पर शेयर हो गया। ठीक है, कि मतलब जो आपको नंबर मिल चुके हैं आपने उसको कैलकुलेट कर लिया और आपको पता लग गया कि आप पास हुए कि आप फेल हुए। दूसरा चांसेस क्या है एग्जाम का, कि आपने जो दूसरा पेपर दिया उसका एग्जाम आपने दे तो आए, लेकिन अभी आपको उसको पेपर मैम ने दिखाया नहीं है। ठीक है, उसको आपको भी मैम ने नंबर नहीं दिए, आपको नंबर नहीं पता, तो आप क्या करते हो, आप घर पे आके चेक करते हो ना, कि अगर 60 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स मिल सकते हैं मेरे को, यार इसमें से 5 मार्क्स मिल सकते हैं, यार ये तो पूरा गलत होगा। तो आप क्या करते हो, आप उनको कहीं ना कहीं ऐसे नहीं करते, अगर पूरा सही भी है, अगर आपको पता
भी कि पूरा सही भी, आप फिर भी उसको कभी भी फुल मार्क्स नहीं देते हो, हमेशा आप अज्यूम करते हो कि 2-3 नंबर कहीं ना कहीं एग्जामिनर काटेगा ही काटेगा, तो आप कैलकुलेशन करके रख लेते हो अपने पास। जब फ्यूचर में वो पेपर आता है, आपको दिखाया जाता है, तो आप एज्यूम करते हो, मैच करते हो कि भाई मेरे नंबर उतने आए कि नहीं। तो ये क्या हो गया, डिल्यूटेड हो गया। तो अब जब आप खुद अज्यूम करते हो तो आपके जो मार्क्स है वो लेस हो जाते हैं, बिकॉज बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक रिस्क को लेके ध्यान में चलते हो। तो दैट इज वाई जो डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी वो फ्यूचर को लेके चलता है, तो कहीं ना कहीं एक घाटे का एक तरीका जरूर लेके चलता है कि इन चांस अगर हमें ये चीज ना हो, घाटा हो जाए तब। तो इसीलिए जो डिल्यूटेड है वो कम दिखाता है अर्निंग पर शेयर, और जो बेसिक वाला है वो फुल दिखाता है, वो ज्यादा दिखाता है, बिकॉज एट अ टाइम प्राइस हमें वो प्राइस पता होता है और हमें वो परसेंटेज भी पता होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसका भी फॉर्मूला है कि एडजस्टेड प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर प्लस पोटेंशियल शेयर। देखो यहाँ पे भी एडजस्टेड प्रॉफिट ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर प्लस पोटेंशियल शेयर भी आ जाएंगे। ठीक है, इट शो द रिस्क ऑफ रिडक्शन इन द ईपीएस इफ ऑल द फ्यूचर शेयर बिकम एक्चुअल शेयर। देखो यहाँ पे बोला ना रिस्क ऑफ रिडक्शन, मतलब कि उसको भी ऐड करता है कि भाई फ्यूचर में अगर हमें घाटा हो जाए, ठीक है, फ्यूचर में भी हमें घाटा हो सकता है, उन चीजों को भी ध्यान में रखता है, दैट इज वाई लो होता है। अब देखो हमारे पास आ गया प्रोविजन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी, ये जो मीनिंग है ना, ये जो मीनिंग है, जो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने डिफरेंस बताया ईपीएस अर्निंग पर ईपीएस का, आप उसमें से भी ये मीनिंग लिख सकते हो। ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा इजी है, बट अगर आपको इसमें से इजी लग रहा है इसको पढ़कर तो आप ये कर लो। अगर आपने वो ऑलरेडी वीडियो कर लिए तो आपको जरूरी नहीं कि आप दो दो टाइप के मीनिंग याद करो, तो थोड़ा कि ये क्वेश्चन अलग है, नहीं, आप दोनों में से कोई भी मीनिंग कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, हम कहा थे, हाँ हम आगे हम प्रोविजन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ईपीएस। अब प्रोविजंस लिखने हैं कि मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी IAS 33 रिक्वायर्ड एवरी कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू रिपोर्ट ईपीएस। ठीक है, ये बोलता है कि भाई जो अर्निंग पर शेयर है ना, वो उन सारी कंपनी को बनाना पड़ेगा, उन सारी कंपनी को शो करना पड़ेगा जो कि लिस्टेड है। ठीक है, जो रेगुलेटरी है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे, उन सबको ही ईपीएस बताना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, ईपीएस मस्ट बी शोन फॉर अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पीरियड। ईपीएस मस्ट बी कैलकुलेटेड। जो ईपीएस है ना वो किसके लिए कैलकुलेट कर सकता है, कंटिन्यू ऑपरेशन के लिए भी कैलकुलेट होगा, मतलब कि जो कंपनी चल रही है या वो चल रही है या काम हो रहा है उसके ऊपर जो भी अर्न मिल रहा है उसके लिए भी होगा। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब जो शायद चल रही थी पर किसी वजह से कम हो गई है या रुक गई है, ठीक है, उसके लिए भी जो अर्निंग प्रेशर उस पर भी जो मिलेगा उसको भी कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट और लॉस के लिए भी हमें कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट और लॉस निकलते हो ना जो पी एंड का, तो उसपे भी तो आप लिखते हो, शो तो करते हो कि भाई कितना डिविडेंड आया था, कितना डिविडेंड आपने दिया था कंपनी पे, लिखते हो ना शेयर होल्डर कैपिटल, फिर आप नीचे से लिखते हो अलॉटेड शेयर। ठीक है, ये सब इशू शेयर लिखते हो ना सब, वो भी उसी के लिए बोला कि भाई उसके लिए भी शो करता है। थर्ड क्या है, सेपरेट रिपोर्टिंग फॉर बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, ईपीएस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली फॉर बेसिक ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस। आप ये नहीं कर सकते कि आपने बेसिक ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस के लिए एक ही फॉर्मूला लगा दे, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग करोगे यार, नॉर्मल सी बात है, दोनों का फॉर्मूला ही अलग अलग है, दोनों के मेथड ही अलग अलग है, तो आपको दोनों अलग अलग ही शो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, रिकॉग्नाइजेशन फॉर ईच क्लास ऑफ ऑर्डिनरी क्लास। इफ अ कंपनी हैज मल्टीपल क्लासेस ऑफ शेयर्स, क्लास ए बी सी, ईपीएस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईच क्लास। देखो वो तो बोल दिया कि भाई ऑर्डिनरी बेसिक ईपीएस उसके लिए होगा और डिल्यूटेड जो है फ्यूचर का देखिए, बट कैसा होता है ना, कई बार कंपनी के अलग अलग क्लासेस भी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर क्लास को आप एक ही में ऐड कर दोगे, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग ईपीएस निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है, ईपीएस मस्ट बी शोन एवन इफ द प्रॉफिट इज नेगेटिव, ईपीएस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एवन इफ द कंपनी हैज अ लॉस। ठीक है, ये बोलते हैं कि ईपीएस तब भी रिकॉग्नाइज आपको करना ही पड़ेगा, आपको तब भी शो करना ही पड़ेगा अगर आपको लॉस भी हो रहा है या आपको कंपनी में घाटा भी हो रहा है। नॉर्मल सी बात है कि आप उसको नेगेटिव में डाल दोगे, मतलब जैसे लॉस की तरफ डाल दोगे वैसे आप प्रॉफिट की तरफ डालते, अब आप लॉस की तरफ डाल दोगे, तो बात है कि आपको शो जरूर करना है कि आपको भाई घाटा हो गया है इस पे। ठीक है, अब देखो, अब मेजरमेंट प्रिंसिपल्स आ गए हैं। ठीक है, मेजरमेंट फॉर द बेसिक पीपीएस, देखो पहले क्या करना है आपको, डिटरमाइन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब्सट्रैक्ट परफॉर्मेंस डिविडेंड, एडजस्ट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने एज अ क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो मेजरमेंट है, ठीक है, ये बेसिक ईपीएस के लिए और डिल्यूटेड ईपीएस के लिए। ये देखो जो मैंने डिफरेंस वाला फॉर्मूला कराया ना, उसमें मैंने कैलकुलेशन के लिए इसका पूरा न्यूमेरिकल लिखा है और न्यूमेरिकल के आगे मैंने सोल्यूशन भी करके दिया है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप पॉइंट में भी लिख सकते हो तो आप ऐसे लिख लो, अगर आपको वो इजी लग रहा है तो वो चल जाओ, वैसे वो ज्यादा इजी है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी किया है और आपको ये सब चीजें ना इजिली समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ये थोड़ा बोलने में आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्या माइनस क्या प्लस, जब आप वो वाली वीडियो देखोगे डिफरेंस वाली, तो आपको क्लैरिटी से वहां न्यूमेरिकल भी है, फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूले से कैसे सोल्व भी किया है आपको
अच्छे से याद हो जाएगा। देखो आपने अगर न्यूमेरिकल समझ लिया तो ये स्टेप्स वही हैं, तो ये स्टेप्स लिखने ईज़ी हो जाएंगे, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है? वैसे मैं समझा देती हूँ, ठीक है? अब देखो डिटरमाइन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, आपका पहला स्टेप क्या है कि आपको प्रॉफिट देखना है कि इक्विटी शेयर के लिए कैसे बचा कितना बचा तो कैसे पता लगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखो पहला है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से आप लेस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आएगा? शेयर आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर आर वेटेड एवरेज बेस्ड ऑन द ऑफ द मंथ दे एग्जिट बोनस इशू एंड स्टॉक स्प्लिट आर रजिस्टर्ड रिप्रोसली, वही बोला कि जितने शेयर्स आपके पास आउटस्टैंडिंग थे उनको डिवाइडेड कर दो, कितने जितने मंथ के लिए थे, ठीक है? टोटल के लिए डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अब देखो डिल्यूटेड के लिए आ गया, डिल्यूटेड के लिए वही हो गया, एड बैक एनी इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड सेव्ड इट पोटेंशियल शेयर कन्वर्ट इनटू इक्विटी, ठीक है भाई? वही बोला कि एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा ही आएगा, पहले तो वो जो ऊपर का एडजस्टेड प्रॉफिट था ना ये वाला ये तो रहेगा ही, इसमें क्या ऐड कर दोगे? कोई भी आपको सेविंग हुई है शेयर कन्वर्ट करने की वजह से कोई भी प्रॉफिट हो तो ऐड कर दोगे, ठीक है? कैलकुलेट डिल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे? जितने भी शेयर्स ऊपर थे वेटेड एवरेज उसमें से आप प्लस कर दोगे पोटेंशियल शेयर्स, ठीक है? ये देखो फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अब देखो ओनली डिल्यूटिव पोटेंशियल शेयर्स आर कंसीडर एंटी डिल्यूटिव सिक्योरिटी दस इंक्रीज ईपीएस आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है? तो वही बोला कि इसमें जो होगा जो आपने डिल्यूटिव शेयर लिखे ना या पोटेंशियल शेयर वो वही वाले इंक्लूड होंगे जो डिल्यूटिव होंगे, एंटी डिल्यूटिव नहीं ऐड होंगे, ठीक है? एंटी डिल्यूटिव ना एक सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि बाई चांस आपने एक इंश्योरेंस टाइप करवा लिया कि भाई अगर एक घाटा होगा तो मैं इंश्योरेंस करवा लूंगा, तो वो ऐड नहीं करना आपने, सिर्फ वही ऐड करना है, ठीक है? अब आगे डिस्क्लोजर देखो, डिस्क्लोजर में क्या लिखा है? AS 33 रिक्वायर्ड वेरी क्लियर एंड डिटेल डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर में भी इंक्लूड। पहला क्या है? बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस मस्ट बी शोन ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ईपीएस फॉर द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड ईपीएस फॉर द टोटल ऑपरेशन, बोलता है कि भाई जो बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस है ना वो कहाँ पे शो होगा? इनकम स्टेटमेंट में शो होगा, प्रॉफिट और लॉस की साइड पे। अगर डिसकंटिन्यू है, अगर घाटा है तो भाई लॉस की तरफ चल जाएगा, अगर प्रॉफिट में है तो भाई प्रॉफिट की तरफ चल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ईपीएस फॉर कंटिन्यू ऑपरेशन के नाम से भी लिख सकते हो और ईपीएस फॉर टोटल ऑपरेशन के नाम से भी लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या है? न्यूमेरिकल रिकॉग्नाइजेशन करना होगा, कंपनी में शो हाउ प्रॉफिट फॉर ईपीएस आर वर्क पास कैलकुलेटेड, हाउ नंबर ऑफ शेयर्स आर कैलकुलेटेड, एडजस्टमेंट मेड फॉर डिल्यूटेड ईपीएस, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी शो करनी पड़ेगी कि भाई आपने कौन सा मेथड यूज किया ईपीएस के लिए, आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए हैं, ठीक है? आपने कौन से एडजस्टमेंट किया, आपको ये सब शो करना पड़ेगा, ठीक है? डिस्क्लोजर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, detail of all convertible instrument must be shown such as convertible debenture, convertible preferred debenture, optional employee stock option, ये बोलता है कि भाई आपने जो शेयर कन्वर्ट किए हैं उनको भी लिखना है कि भाई कौन कौन से शेयर आपके पास है जो पोटेंशियल शेयर थे और कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक है? डिस्क्लोजर ऑफ बोनस इशू और शेयर स्प्लिट इफ द शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट और स्प्लिट ईपीएस फॉर प्रीवियस ईयर मस्ट बी रिस्टेटेड, तो वही बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर है तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना होगा। डिस्क्लोजर ऑफ एनी चेंज इन ईपीएस मेथड, कोई भी अगर चेंज हो गया है, ठीक है? किसी भी रीजन से आपने ईपीएस के मेथड में चेंज कर दिया है तो वो भी आपको शो करना है, आपने ही किया हो या कोई रेगुलेशन की वजह से भी आ गया हो तब भी आपको वो शो करना पड़ेगा, ठीक है? सेपरेट ईपीएस फॉर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, वही बोला कि भाई अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो तो उसके लिए अलग से आपको ईपीएस बनाना है और उस ईपीएस को आपने शो भी करना है कि भाई यहाँ पे घाटा होगा तो ये डिस्क्लोज के लिए, ठीक है? तो ये इतने आज के लिए इतना ही। और अगर ये जो डिस्क्लोज वाला पॉइंट है ना, ये जो डिस्क्लोजर है ये ना हर जगह पे आता है डिस्क्लोजर, तो देखो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं, डिस्क्लोजर बहुत आसान है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको नॉर्मल सी बात है कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नोट में देनी होती है, तो यहाँ से ये सिंपल समझा करो, डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि नोट में देना, एक नीचे रफ में बता के देना, तो आपको खुद को ही पता है कि अगर आप एक ईपीएस या डीपीएस का वो कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई मेथड तो बताने ही बताने का आपने कौन सा मेथड यूज किया है, ठीक है? आपने कितने शेयर्स को कैलकुलेट किया है, आपने कैसे कैलकुलेशन किया, आप ये सब चीज़ तो बतानी है, आप नॉर्मल न्यूमेरिकल भी करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये सोच के याद करना है, ठीक है? तो ईज़ी हो जाएँगे, ठीक है? तो और मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर से ही ये जो मेज़रमेंट है ये कर लेना, अगर आपको वहाँ से ईज़ी लगे अगर आप यहाँ से कर सकते हो, बट एक मेरी एडवाइस है कि वहाँ से पहले देख लेना, आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, ठीक है? और मीनिंग भी वहीं से आप देख सकते हो, ठीक है? आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।